नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार में। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और चर्चाओं के दौर के बाद से बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 67 नाम शामिल हैं और बीजेपी की कोर कमेटी द्वारा मंथन के बाद से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बीजेपी लंबे समय से उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग बैठकें कर रही थी और अब जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लाडवा विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूची में हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादली और वरिष्ठ पार्टी के नेता अनिल विज को अंबाला कैंट से मैदान में उतारा गया है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पार्टी पहली सूची जारी कर सकती है। और कल देर रात पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की। अपने प्रत्याशियों के 67 नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं और मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि बीच में इसको लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे थे। लाडवा और करनाल में तरह तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने सूची जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र के लाडवा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और उधर अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान भी हो रहा है, यानी प्रतीक्षा हो रही है। अभी कांग्रेस ने कोई सूची जारी नहीं की, लेकिन आजाद समाज पार्टी और जेजेपी ने भी बीते दिन जो है अपने गठबंधन के 19 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चरखी दादरी से हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। उमेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बीते रोज बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लाडवा से मुख्यमंत्री लड़ेंगे और सुनने में आ रहा है कि रणदीप सिंह चौटाला जो मंत्री थे उनका टिकट काटा गया है। उमेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा जुड़ेंगे, तकनीकी खामी है। लेकिन लिस्ट जो पहली जारी की है उसके बाद से ये सभी प्रत्याशियों के नाम आपको दिखा रहे हैं। ये सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, वहीं अनिल विज जो है वरिष्ठ नेता वो अंबाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे और पंचकुला सीट का भी ऐलान हो गया है। तो कुल 67 उम्मीदवार पहली सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें कई वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला का टिकट इस बार कटा है और कई सारे ऐसे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं जिनका टिकट कटा है, कई वरिष्ठ नेता भी हैं जिनका टिकट कटा है और कई ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरी तीसरी बार भी पार्टी ने टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। तो 67 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट है जो बीजेपी ने कल देर रात जारी कर दी। पहली लिस्ट में कई बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूर्व गृह मंत्री तक के कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो लगातार मंथन कर रही थी बीजेपी और मंथन के बाद से अब ये पहली सूची जारी कर दी गई है। तो एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता उमेश का, चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। पहली लिस्ट बीजेपी की और खबर ये भी आ रही है कि रणजीत सिंह चौटाला का टिकट कटा है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, लगातार जो है भाजपा द्वारा जो लगातार पिछले दिनों से काफी दिन से इंतजार किया जा रहा था, कल भाजपा द्वारा पहली लिस्ट जारी की गई, जिसमें 67 जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा की गई है। उसमें कई जो पूर्व विधायक थे उनकी भी टिकट कटी, साथ में रणजीत चौटाला उनकी भी टिकट कटी है। तो इसको लेकर के काफी उनके समर्थकों में जो है ना नाराजगी देखी जा रही है। साथ में भाजपा किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है और पूर्व में विधायक भी रहे हैं भाजपा के सुखविंदर सिंह मांडी, उनको बारडा से यानी कि टिकट की दावेदारी देखी जा रही थी, लेकिन उनकी जगह पे उमेद पातुआस को बारडा हल्के से विधायक के जो प्रत्याशी की घोषणा की गई है नाम की, तो उसको लेकर भी जो उन्होंने कल इस्तीफा दिया है, अपना इस्तीफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन लाल बड़ौली उनको भेजा है। तो इसको लेकर के उनके समर्थकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बीते दिनों जो मेयर शामिल हुई थी अंबाला से बीजेपी में, शक्ति रानी शर्मा, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है कालका से। तो 3 दिन में बीजेपी ने उन पर भी भरोसा जताया है और ऐसी कुछ और टिकट भी हैं, जैसे श्रुति चौधरी हो गई, उनको भी तो शाम से टिकट दिया है। तो ये क्या इशारा करता है?
जी, लगातार भाजपा द्वारा कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसको लेकर के जो हरियाणा की राजनीति में उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो पुराने चेहरे थे उनको सीट न देकर के नए चेहरों को यहाँ से प्रदेश से टिकट दिया गया है, तो इसको लेकर भी काफी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र पब्लिक को लेकर भी देखिए यही कयास लगाया जा रहा था कि जब पार्टी जी, लगातार जैसे कि देवेंद्र पब्लिक की बात आती है तो वो यहाँ पे पंचायत मंत्री भी रहे हैं, तो जेजेपी द्वारा उनको यानी कि उन्होंने इस्तीफा दिया था और भाजपा में अभी शामिल हुए थे, जिनको टोहाना से अभी दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया था, जिसको लेकर के लोगों में ये भी हुआ कि वो जेजेपी में रहते हुए पार्टी में उनकी हिस्सेदारी थी, इतना काम कार्य नहीं करवा पाए, तो लोगों में काफी यानी कि रोष देखने को मिल रहा, क्योंकि लगातार भाजपा द्वारा ऐसे प्रत्याशी की घोषणा की गई जिसको लेकर के पहले ही काफी रोष बना हुआ है। चलिए ठीक है, बने रहिए। उमेश हमारे साथ और प्रवीण आहूजा पलवल से भी जुड़ रहे हैं। प्रवीण, पहली लिस्ट आने के बाद से इंतजार तो खत्म हुआ, क्योंकि लगातार लिस्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन लिस्ट आने के बाद वहां हलचल क्या है? प्रवीण, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोबारा उमेश आपका रुख करना चाहूंगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पार्टी इस बार ढील ढपाट कर रही है प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में, और कहा कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, सूत्र ये भी बता रहे थे कि जब तक कांग्रेस की इस बार लिस्ट नहीं आएगी तब तक बीजेपी जारी नहीं करेगी, तो और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजेस लग रहे हैं। तो आप फील्ड में रहते हुए कितने चैलेंजेस देख पा रहे हैं, और जो लिस्ट जारी की है बीजेपी की, इसमें कितना मंथन नजर आ रहा है जितना टाइम बीजेपी ने इस बार लिस्ट जारी करने में लगाया? देखो, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भाजपा द्वारा बहुत सोच समझ के यानी प्रत्याशी घोषणा की गई। पिछले दिनों काफी चर्चा में बनी हुई थी कि भाजपा द्वारा अभी तक पहले लिस्ट जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर के काफी वो था, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को काफी चैलेंज देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में काफी प्रतिक्रियाएं नेगेटिव आ रही है, जिसको लेकर के अभी प्रत्याशी की घोषणा की गई है। वो फील्ड में जाएंगे, लोगों का कितना विरोध देखना पड़ेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो प्रत्याशी की घोषणा की गई उसमें काफी जो पुराने कैंडिडेट थे जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट न मिलने पाने की वजह से यानी कि विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अभी 4 नेता जो बड़े थे उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा है, तो इसको लेकर भी काफी समीकरण यानी कि बदलते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है उमेश, एक बार फिर से हम रुख करते हैं प्रवीण का। प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ रहे हैं। प्रवीण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, सुन पा रहा हूँ। प्रवीण, देखिए, पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसका कई समय से इंतजार हो रहा था, तो ऐसे में लिस्ट आने के बाद वहां क्या कुछ हलचल है? ज्योति, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि भाजपा की जो रणनीति रही है, कहते हैं कि जब भी करते हैं कुछ हटके करते हैं, और इसमें भाजपा कहीं लिस्ट जारी करने में पहले नंबर पर रही है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस अब तक पिछड़ की नजर आ रही है, जिसका कहना कि आने वाले समय के कांग्रेस पार्टी के जो है उम्मीदवार है उनको नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे ये सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि 40 प्रत्याशी इसमें बदले गए हैं, जिसमें 2 बार चुनाव हारने वाले लोगों को तो दाव पे नहीं ले गया। और जो सबसे बड़ी बात है, नायब सरकार के 8 मंत्रियों को इसमें और 3 के टिकट और 3 के टिकट काटे और 2 पर अभी तक तलवार लटकी हुई है, क्योंकि उनके जो प्रोफाइल थी वो बेहतर न होने के कारण अभी उन पर तलवार लटकी हुई है, जिसमें 67 अभी तक लिस्ट जारी हुई है। बाकी जो अभी लिस्ट जारी होनी है उसमें ये 2 मंत्री के भी नाम है, लेकिन उन पर तलवार लटकी है। भाई, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो लाडवा एक सेफ सीट बताई जा रही है, तो वो वहां से लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता देना चाहते हैं कि फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर, उनके जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, उनको पहली बार भाजपा की ओर से टिकट दे दिया। हालांकि परिवारवाद की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें परिवारवाद बिल्कुल आया है, और ऐसे परिवार के बहुत से लोग हैं जो अपनी दूसरी या तीसरी पीढ़ी को जो है आगे टिकट लेते हुए और उनको टिकट दिलवाते हुए देश में पाए गए। ये सबसे बड़ी चुकाने वाली बात होगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह आएगी कि जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल विज, वो अंबाला से लड़ेंगे, और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर कमल गुप्ता, और उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, और जो वित्त मंत्री है जो जेपी दलाल, और कृषि मंत्री कुमार गुर्जर, परिवहन मंत्री असीम गोयल, शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा, सिंचाई राज्य मंत्री अजय सिंह यादव, और पूर्व विधायक जो है विपुल गोयल को भी समय टिकट दिया गया। जी,
यानी ये कहा जा सकता है कि कुल 8 मंत्री अभी ऐसे हैं जिनको टिकट दिया गया है, एक मंत्री का इसमें टिकट काटा गया है, रणजीत चौटाला का। लेकिन इसमें बात यह है, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था प्रवीण की इस बार बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी पहले, उसके बाद से, क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि इस बार उसके चैलेंज ज्यादा है। लेकिन उधर कांग्रेस का कहना है कि हम इसलिए लेट लपाटी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पहले से ही यही रणनीति रही है, हम एंड में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी से ज्यादा मंथन कांग्रेस कर रही है, या फिर बीजेपी के लिए ज्यादा चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं, या वाकई में ये जो मंथन के लिए समय लिया गया ये सही लिया गया, क्योंकि आज से तो नामांकन भी शुरू है? जो भी इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो दो पार्टी संगठन ना होने की सबसे बड़ी इसमें कमी देखी जा रही है। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी जा रही है। स्थिति यह है कि काफी समय इनकी लिस्ट पहले जारी होनी थी, लगातार एक कवायद जारी थी, आज होगी, शाम को होगी, सुबह होगी, कहीं ना कहीं लगातार लिस्टों के बदलाव रहे। चयन प्रक्रिया में कहने की दिक्कत रही, केंद्रीय स्तर के जो चयन प्रक्रिया है उसमें कहने की दिक्कत रही है। तो अभी तक लिस्ट इनकी बन नहीं पाई है, हो सकता बन गई हो, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हो पाई है। लेकिन भाजपा ने इसे बहुत बड़ा महामंथन किया है। लगातार जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनके जो तमाम मंत्री वो भी बैठक में रहे, उसके साथ साथ केंद्रीय स्तर के जो मंत्री है वो भी लगातार बैठक में मौजूद रहे, और लगातार जेपी नड्डा और जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो भी लगातार बैठक के दौर में रहे। तो इन्होंने बहुत बड़ा मंथन किया है कि, लेकिन काफी भाजपा की वजह से काफी इंतजार रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी पहले कर दे तभी हम कर पाएंगे। लेकिन वो मंथन पूरा इनका हो चुका था, लेकिन बार बार दबाव बन रहा था कि क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है, तो उसको लेकर तमाम जैसे उम्मीदवार है जिनको टिकट मिल चुकी है वो अपने मैदानों में जाएंगे और अपने कागजी कार्रवाई को पूरा करके वहां पहुंचने वहां नामांकन करेंगे। तो इसको लेकर तमाम चीजों को लेकर जो है कवायद जारी थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो अभी तक लिस्ट जारी नहीं है, जिसको लेकर अब तक चिंता का विषय बना बताया जा रहा है कि इसमें 2 घड़े बटे हुए हैं, जिस कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हैरानी की बात है, जो दूसरा घर है जिसमें शैलजा है, सुरजेवाला है, ये खुद भी दावेदारी कर रहे हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसको लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है, जिसमें अभी तक जो केंद्रीय स्तर के जो नेता वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे करना है और क्या करना। तो इसको लेकर भी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि अब भाजपा की पार्टी की ओर से लिस्ट जारी हो चुकी है, तो कहीं न कहीं बहुत जल्दी प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हो सकता है या कल में वो भी लिस्ट जारी कर दे, ताकि उनके भी जो उम्मीदवार है वो भी टिकट लेकर अपने क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। जी जो लेकिन कांग्रेस के मामले में तो देखिए अभी स्थिति ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, क्योंकि उनकी भी बैठक चल रही थी बीते रोज लगातार दिल्ली में, जो है कुछ दिन बैठक चली, बाकायदा उसके लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कहीं 7 सीटों की बात आ रही है, कहीं कहा जा रहा है कि 10 सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कुछ दल और उसमें शामिल होंगे छोटे, जिनको कांग्रेस साथ लेकर चलने की एक बात कह रही है। लेकिन अब ऐसे में आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं कि वाकई में गठबंधन पर कुछ विचार निकल सकता है या फिर सीटों पर ही पेच फंस के रह जाएगा? क्योंकि जब तक ये क्लियर स्थिति नहीं होगी तब तक कैसे वो ऐलान करेंगे? यदि गठबंधन को लेकर हम बिल्कुल बात कर लेते हैं कि गठबंधन को लेकर पिछले 3 दिन से लगातार इनकी कहने की कशमकश जारी है और मंथन चल रहा है कि कैसे आम पार्टी के साथ सूत्र बनाया जाए। क्योंकि जो राहुल गांधी है उनका ये कहना है, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कहना कहीं हमें सत्ता चाहिए, हरियाणा प्रदेश को चाहिए, फिर से राज चाहते हैं। तो उसको लेकर लगातार तमाम जितनी बैठक चल रही है और उन्होंने फीडबैक मांगा गया है। 3 आदमी की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन भी लगाया है और उसमें ये जांच की जा रही है कि क्या अगर हम आम पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश में गठबंधन करते हैं तो क्या हम कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं उसका उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा? क्या आम अगर कमजोर है तो उसका असर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर तो नहीं पड़ेगा? अगर मजबूत हो जाती है तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को कितना नुकसान? तो तमाम चीजों को लेकर गठबंधन जो है मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ चीज सामने नहीं आ पा रही। हालांकि सीटों को लेकर पेच पकड़, जहां एक और आम पार्टी कहती थी कि हम पूरे प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बड़े जोर और दम हमसे कहा गया था जिसको लेकर। लेकिन आप कहने का स्थिति वो 10 सीटों की मांग के सामने सूत्र की जानकारी दे रहे कि 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। वो 10 में सीट घटते हुए कहीं वो कांग्रेस पार्टी शायद इसको 7 या 5 पर देना चाहती है, ताकि वो अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे जो उम्मीदवार उन्हें कहीं वो पार्टी नाराज करना चाहती है। कोई भी राहुल गांधी कहीं भी वरिष्ठ में लेना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट जो है वो पूरे के पूरे हरियाणा में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर मंथन तो चल रहा है, लेकिन अभी तक आम पार्टी की अगर बात कर लेते हैं, जहां आम पार्टी के बाद जहां पर ठोक के दम भर के कहती थी
कि हम 90 विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल अगर हम देखे जा रहे हैं तो वो 10 से 7 और 5 में कहीं आंकड़ा चल रहा है। लेकिन अब भी कहीं अगर हमारे बयानबाजी आ रही है तो उसमें कह रहे हैं कि हम तो फिर से 90 की तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम अभी चीजें अटकलें लगी हुई है, लेकिन अभी कहीं स्पष्ट नहीं है कि हम इसको कह सकते हैं कि गठबंधन। हाँ, ये कहीं स्थिति जरूर नजर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आपका कहना कि गठबंधन तो होगा, लेकिन जो पेच फंसा रहा है वो सीटों को लेकर फंसा रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण सीटें दी जाए या ना दी जाए। तो तमाम चीजों को लेकर अभी दोनों पार्टियों के जो बड़े प्रतापा नेता हैं उनकी अभी तक कश्मकश जारी है, मंथन जारी है, लेकिन मंथन में से अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय बन गया, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। भाजपा अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, भाजपा के तमाम जितने उम्मीदवार हैं वो टिकट लेकर अपने क्षेत्र में मैदान में आ चुके हैं। जी ठीक है प्रवीण, बने रहिए। उमेश, एक आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस की जहां बात करें प्रवीण के साथ, तो एक चीज अहम ये भी हो जाती है, उधर गुटबाजी की जब बात आती है तो भूपेंद्र हुड्डा बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 90 सीटों पर दावेदारी ठोकेंगे। अब उधर जब राहुल गांधी ने इस मामले में दखल दिया तो अब गठबंधन पर चर्चा होने लग गई। तो क्या ये माना जाए कि प्रदेश में अपने हिसाब से फैसले हुड्डा ले रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी को दखल देना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें, स्वयं को एकमात्र नेता न समझें? देखिए, हरियाणा की राजनीति में अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार गुटबाजी की पिछले काफी दिनों से चर्चा बनी हुई थी। हालांकि अभी 2-3 दिन से जो गठबंधन की एक सामने आ रहा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में ये भी बना हुआ कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी यानी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने की वो किया था। तो हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है उसको लेकर भी ये चर्चा बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है। चलिए ठीक है, बहरहाल तो इंतजार यही करना होगा कि दोनों के गठबंधन पर फैसला क्या निकलता है और कब उम्मीदवारों की सूची आती है। लेकिन बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच जेजेपी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने भी अपने गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट एक पहली जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 15 उम्मीदवार जेजेपी के और 4 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के शामिल हैं। जेजेपी ने उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला और जुलाना से अमरजीत ढांडा, दादरी से राजदीप फोगाट, गोहाना से कुलदीप मलिक, बावल से रामेश्वर दयाल, मुलाना से डॉक्टर रविंद्र धीन, रादौर से राजकुमार बुग्गा और गोहला से कृष्ण बाजीगर, जींद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत, नलवा से वीरेंद्र चौधरी, तोशाम से राजेश भारद्वाज, बेरी से सुनील दुजाना सरपंच, अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव और होडल से सतवीर तंवर को टिकट दिया है। जबकि आजाद समाज पार्टी के ने जो है सढौरा से सोहेल, जगाधरी से डॉक्टर अशोक कश्यप, सोहना से विनेश गुर्जर और पलवल से हरिता बंसला को टिकट दिया है, यानी उम्मीदवार बनाया है। और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन होने को लेकर के बातचीत चल रही है। दोनों बार यानी दो बार पार्टी के टॉप लीडर्स इसे लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है। कयास लग रहे हैं कि तीसरी बार भी इसे लेकर जल्द ही बैठक होगी। लेकिन आज इस गठबंधन को लेकर पंजाब के नेता, विपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। पार्टी की हाईकमान की को जो है राय देते हुए कहा है कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतना अच्छा है। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी, ये 92 से 32 पर आ गए और हमने हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़े और रिजल्ट 0 था। आपको कुरुक्षेत्र से टिकट दी और वहीं अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो वो सीट भी हम जीत जाते और अगर दिल्ली में भी हम अकेले चुनाव लड़ते तो हमें कम से कम 2 से 3 सीटें मिलती। देखे क्या करना, मगर मेरा पर्सनल व्यू है कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतनी ही हमें अच्छी रहेगी। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी, ये 92 से 32 पर आ गए और 32 पर आने के बावजूद इनका जो तौर तरीका है वो आपके सामने है। भगवान भूला हुआ है इनको और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में
इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी और नेट रिजल्ट 0 था। एक कुरुक्षेत्र की इलेक्शन आपको हमने टिकट दी, वहां से अगर हमारा कैंडिडेट होता कांग्रेस का 100% जीतना। और यह मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम ये अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिली। और अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाल ही में शक्ति रानी शर्मा जींद रैली में बीजेपी में शामिल हुई हैं। और रतिया से पगड़ी संभाल जटा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने बिजली घर कार्यालय के आगे बैठकर नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप भी लगाए हैं गंभीर। और किसानों का आरोप है कि गांव बादलगढ़ एक किसान से विभाग के अधिकारियों ने लेन देन करके निश्चित जगह की बजाय अन्य जगह पर उसका ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब वहीं इस बारे में जो है बिजली विभाग के एसडीओ संदीप कुमार से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले में कहा कि ये मामला जो है वो उनके संज्ञान में है, जल्द ही मामले पर कार्रवाई की जाएगी। मामला है बादलगढ़ का पिछले महीने की 27 तरीक का मामला है। ਤੇ जो 3 मोटरां ਦੇ ਇੱਕ ट्रांसफार्म ਸੀ, एडिशनल ट्रांसफार्म देना ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੇੜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਐਜ ਇਹ रूल जिवें ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰੇੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्म ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ ਇਹ रूल ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਾ ਸੀ, 100 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਲੈ ਗਿਆ। कोई सहमति नहीं, कोई एफीडेविट लेना हुंदा जिहड़ा रूल के मुताबिक कोई रूल मतलब फॉलो नहीं किया। प्रशासन नूं बार बार मिलिया गया, 27 तरीक नूं मिलिया गया, फिर 3 तरीक नूं एक्शन नूं मिलिया गया। एक्शन ने कमेटी बनाई सी कि 5 दिनों के विच इहदा निचोड़ कढ के भी अगे आउणा चाहीदा है। ये बादलगढ़ इकाई जिहड़ी साडी जथेबंदी दी उहदे वल्लों आ, क्योंकि बादलगढ़ दे साडे जिहड़े जथेबंदी दे साथी सी उन्हां दा इशू है। इशू मतलब पहले नहीं हो रहा जिहदा किते सरकार दे दरबार जी गल चलदी आ, वो भी मनमर्जी पहले भी करता, साधारण किसान की गल सुनी नहीं जाती। तो पैसे की सैटिंग के नाल जिहड़ा सारे काम जिहड़े अधिकारी कर रहे हैं वो बड़ा पहले जो इशू उठाए सी भी इत्थे बड़ा करप्शन बहुत है। तो ये इशू है कि ट्रांसफार्मर बिना सहमति तो मान लो पैसे की लै दे करके ट्रांसफार्मर बदलिया गया। तो कानून के मुताबिक ही ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, जिथे जो कानूनी रूप से ट्रांसफार्मर लगना सी उत्थे लाया जाना चाहिए सी, पर वो किसी प्रैशर के वजह ना उत्थों के जेई ने उत्थों के एसडीओ ने मिलकर वो ट्रांसफार्मर बदलता। अगर आज जो ये धरना एक सांकेतिक धरना हुआ तो उसके बाद में कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे। और हमारी प्रशासन से यही अपील है कि जो किसानों ने जो डिमांड है ट्रांसफार्मर की, इनका जो मसला है वो हल करे जल्दी से जल्दी, और ताकि गांव में और दोनों किसानों में कोई टकराव ना हो। इसलिए प्रशासन की ये ज्यादा पहलकदमी है वे ये मसला हल करें और जो ट्रांसफार्म का इनका डिस्प्यूट है वो ट्रांसफार्म जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। और ये एसडीओ से कई बार मिल लिए, इसीलिए तो अगर पहले बार मिलने से अगर मसला हल होता तो आज ये धरना सांकेतिक ना लगाना पड़ता। इससे पहले का इशू है, कोई ट्रांसफार्मर का इशू था तो उसके बारे में हायर अथॉरिटी ने एक कमेटी मतलब इंक्वायरी के लिए लगा दिया है। जो भी रिपोर्ट आ जाती है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पहले भी समय दिए गए थे कमेटी बनने की, लेकिन नहीं, जब से मैं हूँ उसी टाइम मैंने तो लिख दिया था, मेरे पास लेटर आया था ऊपर से, तो कमेटी के लिए लिख दिया था और कमेटी बना दी है। उनको 5 दिन का टाइम दिया है एसटीओ साहब को, इंक्वायरी ऑफिसर जो है गाँव। तो ये तो एक मेरे पास तो जो है इशू बादलगढ़ का है, कोई ट्रांसफार्मर। मैं तो अभी 20 दिन से हूँ, पहले का कोई दिक्कत थी, ट्रांसफार्मर शिफ्ट हुआ है, उसमें इंक्वायरी के लिए ऑफिसर लगाया है। तो राम राम हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।